जी गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चले शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बात होगी। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ या मीनिंग क्या है, कैसे उदय हुआ है इस कॉन्सेप्ट का, क्या उद्देश्य है इस कॉन्सेप्ट के, क्यों इसको नवीन लोक प्रशासन कहा गया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, इससे जुड़े जितने एस्पेक्ट हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो देखें स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा है आपको नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन बेसिकली जो परंपरागत लोक प्रशासन है उसमें कुछ नवीन विचारों के समावेश के बाद आई संकल्पना है। लोक प्रशासन के विकास में हमने देखा, जो लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण था, फोर्थ फेज, जिसका समय था 1948 से 1970। उस फेज में कॉन्सेप्ट आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जब क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी या अस्तित्व का संकट चल रहा था लोक प्रशासन विषय के विकास के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ उपाय किए गए थे और उन्हीं में से एक उपाय था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नया लोक प्रशासन, जो कि 1968 में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के वाद विवाद के बाद जन्म हुआ एक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली जो नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, यह हमने जो ओल्ड या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका जन्म हुआ था 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। परंपरागत लोक प्रशासन जब परिवर्तित परिस्थितियों में सफल नहीं हो पा रहा था, इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण आया था जिसका कहना था कि परिस्थितियां बदल जाएं तो प्रशासन का बदलना भी जरूरी होता है। तो हमने अमेरिका या विकसित देशों की परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल अप्रोच को आधार बनाया था, परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान रखा था, और फिर विल्सन वाला जो परंपरागत लोक प्रशासन था उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे, कुछ नवीन विचारों को शामिल किया था। ये सारा काम हमने किया था फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में, और वहीं से फिर नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट का आगमन हुआ था। तो यहां देखिए आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1960 के दशक में, डिकेड ऑफ 1960, विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री स्पेशली अमेरिका, उसकी जो कुछ परिवर्तित परिस्थितियां थी, चेंजिंग सिनेरियो था, उसमें हमने परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों का समावेश किया और उसी के परिणाम स्वरूप कॉन्सेप्ट आ गया नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, ये इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड था।
अमेरिका की परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में हमने परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों को शामिल किया था। एक फॉर्मूले के रूप में यहां लिखा गया है, परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार इज इक्वल टू नवीन लोक प्रशासन। परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों का समावेश, या हम कहें कि परंपरागत लोक प्रशासन से लीजिए आप लोक प्रशासन शब्द, नवीन विचार से लीजिए नवीन, दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा नवीन लोक प्रशासन। तो ये तो अर्थ है नवीन लोक प्रशासन का। याद रखना है एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि बस शब्द का अर्थ बता देना है कि नवीन लोक प्रशासन मतलब अच्छा लग रहा है कि जो एक अमेरिका वाला लोक प्रशासन था उसमें आजकल हमने कुछ नई बातें जोड़ दी हैं। नई बातें क्या, तो ई गवर्नेंस, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आरटीआई वगैरह, तो ये नवीन लोक प्रशासन कह देंगे। ऐसा नहीं है। नवीन लोक प्रशासन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो 1968 में आया है। आज के समय के अनुसार कुछ अनुमान लगा के आप कह दें कि आजकल जो नया हो रहा है लोक प्रशासन में वो नवीन लोक प्रशासन है। ये इसलिए बता रहा हूं स्पेशली आपको क्योंकि अभी मॉक इंटरव्यूज हम कर रहे हैं। राजस्थान के मॉक इंटरव्यू या बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू या यूपी के, हर जगह ये पढ़ना है हमें। राजस्थान में जीएस में है, यूपी बिहार में तो खैर सिलेबस में है। और देख रहे हैं कि वो लोगों को अगर नहीं पता तो बस अनुमान लगा के नवीन लोक प्रशासन मतलब कि अच्छा जो आजकल कुछ नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिपल-P, तो ये है नवीन लोक प्रशासन। ऐसा नहीं है। नवीन लोक प्रशासन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। 1968 में फर्स्ट मिन्नोबुरुक कॉन्फ्रेंस में आया था। उसी रेफरेंस में बात होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट की। हमने जो परंपरागत लोक प्रशासन था वुड्रो विल्सन वाला, उसमें उस दौरान कुछ नई चीजें जोड़ी थी। उस दौरान जो जोड़ा गया था वही कहलाएगा नवीन लोक प्रशासन। आज के अनुसार हम नहीं कह देंगे कि आज की जो नई चीजें हैं वो नवीन लोक प्रशासन शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग। तो अर्थ है ये नवीन लोक प्रशासन का। नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास कैसे हुआ है आप देखिए यहां। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45। उसके बाद कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर या शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, जो जवान से लड़ा जाता है। बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, जितना भला बुरा कहना है। भारत पाकिस्तान के बीच में तो खैर वो तो रोज सीमा पार आतंकी भी भेजता रहता है, शिमला समझौते भी तोड़ता है। लेकिन अब जैसे बिडेन और ट्रंप के बीच में तो कोल्ड वॉर, भारत में कांग्रेस बीजेपी के बीच में तो कोल्ड वॉर, क्या तो जवानी जो लड़ाई झगड़ा है, आरोप प्रत्यारोप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ सोवियत संघ के लीडरशिप में कई कंट्रीज थीं, उन्होंने अपने पुनर्निर्माण विकास के लिए, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया या साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था, रिफॉर्म करने थे, रिकंस्ट्रक्ट करना था, डेवलपमेंट करना था। अब किस मॉडल के थ्रू हम ये काम करें? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में कुछ देश थे, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को बेटर समझा जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर बेस्ड थी। और दूसरी तरफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देश थे, उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल या पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया।
पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें निजी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, इन सब की भूमिका को प्रोत्साहन। साम्यवादी व्यवस्था जिसमें हम राज्य या सरकार की भूमिका पे ज्यादा बल देते हैं। हमें मतलब है फिलहाल अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था से, तो इसी को फिर हम और आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा कि जब अमेरिका में ये पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई, कैपिटलिस्ट मॉडल, उसका सीधा सा परिणाम हुआ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, मशीनीकरण, ये सब। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, नेचुरल सी बात है, वो बड़े शहरों में ही लगेंगी जहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजली, पानी, सड़क, पुलिस जैसी चीजें। गांव के लोग अब उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए नगर की तरफ पलायन करेंगे। प्रवासी मजदूर वगैरह आज भी जो आप प्रॉब्लम देख रहे, तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण शुरू हुआ अमेरिका में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। और जब वो सब शुरू हुआ, उसी को आगे बढ़ाया गया है यहाँ इस स्लाइड में कि जब औद्योगिकरण, नगरीकरण शुरू हुआ अमेरिका में, वहीं से आगे है ये स्लाइड, तो परिणाम हुआ कि 1960 का दशक आते आते अमेरिका में कई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी गई। हमेशा आप देखेंगे जब भी हम कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाते हैं, जब भी प्राइवेट कंपनीज की भूमिका बढ़ती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। आज भी हम देख सकते हैं, वो एलपीजी के दिनों में फिर वही हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका हम देख रहे हैं, तो फिर अभी वही। क्या सामाजिक आर्थिक समस्याएं, तो आप देखिए गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, नैतिकता का पतन या अनैतिकता, अश्लीलता, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जब जब पूंजीवाद है तो ये समस्याएं होती हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। 1% आबादी के पास 60% से ऊपर पूंजी है। अंबानी अडानी कहां से कहां पहुंच गए हैं लॉकडाउन में, और कितने लोग इसी लॉकडाउन की वजह से बेचारे खाने को तरस रहे। असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, कितने सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं। ये तो चलो अभी चले गए, अदरवाइज वैसे भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और गूगल और ये और वो, तो सब छोटे मोटे दुकानदार, फल सब्जी वालों से लेके कितने सब बेरोजगारी के कगार पे हैं। तो हमेशा ये पूंजीवाद के दुष्परिणाम हैं। घर परिवार छोड़ के लोग दूर दराज रह रहे हैं नौकरी कामकाज के सिलसिले में, वहां किसी तरह के ना सोशल प्रेशर हैं, ना घर परिवार साथ में है, अकेले लोग गलत कामों में लिप्त हो जा रहे हैं। तो वो अनैतिकता, अश्लीलता बढ़ रही है। ड्रग्स की समस्या देख लीजिए आप, या और इस तरह की समस्याएं। 1960 के दशक में अमेरिका में ये सब समस्याएं देखी गईं, क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाया अपने पुनर्निर्माण और विकास के लिए। जो ये समस्याएं पैदा हुई, तो इन समस्याओं के समाधान में परंपरागत लोक प्रशासन विफल हो गया। जो वुडरो विल्सन वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इन समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण आप जानते हैं, परंपरागत लोक प्रशासन फैक्ट ओरिएंटेड था। परंपरागत लोक प्रशासन मूल्यों या वैल्यूज से दूर था। मैकेनिकल अप्रोच थी उसकी, कोई फीलिंग्स नहीं थी उसमें, कोई भावनाएं, संवेदनाएं नहीं थी उसमें।
पूरा मशीनी बना के रख दिया था हमने, बिल्सन से लेके फ्योल गुलिक हमने देखा, केवल रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स नियम कानून तथ्य इन्हीं पे जोर दिया गया था। और हम जानते हैं कि नियम कानूनों में बंध के मशीनी होके हम ये गरीबी बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं कर सकते। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी होती है, हमें फीलिंग्स चाहिए होती है, हमें एम्पैथी सिंपैथी जैसे वैल्यूज की जरूरत होती है, दया चाहिए, करुणा चाहिए, कंपैशन, कमिटमेंट वगैरह। और मशीनी प्रशासन में वो सब चीजें नहीं हो पाती। तो परंपरागत प्रशासन इन सब समस्याओं का सही तरीके से समाधान नहीं कर पाया। क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी का दौर तो पहले से ही चल रहा था। डेवलपिंग कंट्रीज में पहले ही इसने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये सारी समस्याएं हमें स्वतंत्रता के बाद ही दिख रही थी, क्योंकि शोषण खूब हुआ था हमारा औपनिवेशिक काल में। अब हम खुद अपने जन्मदाता देश या अमेरिका में ही देख रहे थे कि लोक प्रशासन सरेंडर कर रहा है, हाथ खड़े कर रहा है। जो ये परिवर्तित परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, इनके समाधान में उपयुक्त नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में अमेरिका में कई डिस्कशंस, कई कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। टेंशन हो रहा था हमें, प्रशासन से जुड़े विद्वानों को, लोक प्रशासकों को टेंशन हो रहा था कि हम तो समय के साथ चल ही नहीं पा रहे हैं। यही हाल रहा तो फिर तो लोक प्रशासन का अस्तित्व, लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो उसी टेंशन में कई सारी कॉन्फ्रेंस, कई सारे डिबेट्स, रिपोर्ट्स, इन सब पे हमने काम करना शुरू किया कि ताकि हम लोक प्रशासन को अप टू डेट करें, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर पाएं, ताकि हम अपना अस्तित्व बचाएं, अपने रेलिवेंस बचाएं। वो जो सम्मेलन परिचर्चाएं हुए अमेरिका में, उसमें एक था हनी रिपोर्ट 1967। प्रोफेसर थे जॉन सी हनी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि भाई बताइए, आप सुझाव दीजिए कि क्या करें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि ताकि इसकी यूटिलिटी बनी रहे, इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता बनी रहे, ये जो तत्कालीन समस्याएं हैं इनका समाधान बेहतर ढंग से कर पाए। हनी ने जो अपनी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि हम लोक प्रशासन को वो जो नैरो अप्रोच है, संकुचित दृष्टिकोण, उससे बाहर निकालें। हम केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन, केवल तथ्य, जो अब तक इतना हमारा संकुचित मानसिकता रही है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोक प्रशासन के दायरे व्यापक नहीं करेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे, सरकार के तीनों अंगों के कार्यों तक नहीं ले जाएंगे, तब तक लोक प्रशासन के अस्तित्व, इसकी उपयोगिता को बनाना बड़ा कठिन होगा। इस तरह की बातें तो हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे कई लोग पहले ही कर रहे थे। विल्सन के द्वैत भाव को तो 48 में ही हमने देखा है कि ड्वाइट वाल्डो, पॉल एप्पलवी, जॉन गॉस जैसे विद्वान खारिज कर चुके थे। तो इंडिविजुअली तो पहले से हो रही थी ये बातें। हनी भी वही बात कह रहे थे। महसूस किया गया कि इंडिविजुअल राय लेने से बेहतर है कि कुछ कलेक्टिव, कुछ सजेशन आने चाहिए। ये एक एक दो दो विद्वानों की राय जानना, अब दूसरे उससे सहमत हैं या नहीं है, तो बेहतर है कि थोड़ा ब्रॉड लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें कई सारे विद्वान एक साथ हों, फिर कुछ हमें ग्रुप के लेवल पे कुछ डिसीजन, कुछ ऐसे सजेशन मिलें, उन्हें लागू करें तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा सर्वसहमति से हम काम कर पाएंगे। तो फिर इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने, फिलाडेल्फिया सम्मेलन।
फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967, उसी साल हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। अमेरिका में एक फिलाडेल्फिया शहर है, वहां हमने बुलाई कॉन्फ्रेंस। उस दौर के जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब आए उस कॉन्फ्रेंस में। हुई चर्चाएं कि कैसे हम लोक प्रशासन को अप टू डेट करें, कैसे इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता बनाए रखी जा सकती है। निष्कर्ष हालांकि वही थे जो फिर हनी ने कहे या जो उसके पहले ही बातें हो रही थी, क्योंकि विद्वान तो सारे वही थे। हाँ, लेकिन इतनी हमें भी तसल्ली थी कि अब कम से कम ग्रुप के लेवल पे वो बातें हुई। बातें वही कि हमें लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक करना होगा, केवल कार्यपालिका, केवल इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित नहीं कर सकते, हमें इसको विधायिका, पॉलिसी मेकिंग तक भी व्यापक करना होगा। प्रशासन केवल क्रियान्वयन नहीं करता है, निर्माण में भी उसकी भूमिका होती है। हमें प्रशासन में मूल्यों को शामिल करना पड़ेगा, हमें नियम कानूनों को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। इतना रिजिड होके जो ये अब की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमें सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। पथ सोपान जैसे नियम तो एकदम छोड़ देना समझदारी है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का कहना था, क्योंकि उससे रेड टेपिज्म जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, समय पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो निष्कर्ष फिलाडेल्फिया सम्मेलन के वही थे जो वो ड्वाइट वाल्डो और पॉल एपलबी के जमाने से ही बातें कहना शुरू हो गई थी कि हम विल्सन की डाइकोटॉमी को छोड़ें, मूल्यों की भी बात करें, संवेदनाएं भी हों, निर्माण में भी भूमिका, ये सारी चीजें। लेकिन फिलाडेल्फिया सम्मेलन की भी एक कमी महसूस की गई, और वो कमी थी कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जितने ये स्कॉलर थिंकर आए थे सब 50 प्लस के थे, कई सारे तो 70 प्लस के, ज्यादातर 50 प्लस के। मतलब एज वाइज अगर देखा जाए तो बुजुर्ग विद्वान ज्यादा थे इसमें। तो इसलिए इसके निष्कर्षों पे भी थोड़ा मन में एक डाउट आया कि हमारा डिस्कशन का मुद्दा क्या है, कि आज के समय, आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन को हम कैसे उपयोगी और प्रासंगिक बनाएं। मुद्दा ये है, और इस पे हम राय किससे ले रहे हैं? 70 साल के लोगों से। मतलब पुराने जमाने के लोगों से आज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कहां तक समझदारी है भाई? आज के अकॉर्डिंग अगर प्रशासन को ढालना है तो समझदारी तो कहती है कि आज की पीढ़ी से राय लीजिए कि वो क्या कह रही है, वो क्या चाहती है। पुराने जमाने के लोग तो किसी भी बात पे हम राय लेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। हमें आज के जमाने की बात करनी है तो आज के जमाने के लोगों से पूछा जाए ना कि उनकी राय क्या है, उनकी एडवाइस क्या है। और ये फिलाडेल्फिया में नहीं हो पाया है, इसमें तो ज्यादातर बुजुर्ग विद्वान आ गए हैं। तब फिर फील हुआ कि तो फिर तो और एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी फिर, जिसमें हम यंग स्कॉलर्स को बुलाएं, उनकी राय भी जान लें कि वो क्या चाहते हैं। तब फिर 68 में और एक कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट उस समय नहीं थी, मतलब पहली ही थी उस समय, लेकिन तब हमने ये नहीं सोचा था कि आगे और बुलाएंगे हम। तो उस समय तो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, बाद में फिर वो, और जब हमने बुलाई 88 में दूसरी, तो अपने आप फिर ये पहली हो गई। हाँ, उस समय कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी हमारी फ्यूचर के लिए कि हम हर 20 साल में एक मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, 20 साल में जो परिस्थितियां बदलेंगी उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये तो बाद में फिर एक परंपरा बन गई। तो फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस बुलाई 1968 में।
इसी कॉन्फ्रेंस के जो चर्चाओं के मुद्दे थे, जो निष्कर्ष थे, उन्हीं के आधार पर जन्म हुआ नवीन लोक प्रशासन का। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें हनी रिपोर्ट या फिलाडेल्फिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था, आधार तो वही थे। एक तरह से उन्हीं के जो निष्कर्ष, जो सजेशन थे, उन पे मोहर लगाई थी फर्स्ट मिन्नोब्रुक ने। फाइनली बस इतना है कि उस मिन्नोब्रुक के बाद आया ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन फिलाडेल्फिया का भी उतना ही था, हनी रिपोर्ट की बातें भी जरूर शामिल थी। देखिए थोड़ा सा फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। अध्यक्ष थे ड्वाइट वाल्डो, वही ड्वाइट वाल्डो जिनके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं पहले से। 1948 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बुक आई थी इनकी, जिसमें उन्होंने वो प्रशासी राज्य की संकल्पना दी थी, प्रशासन के महत्व पर बल दिया था। विल्सन का जो राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का विचार है, डाइकोटॉमी का कॉन्सेप्ट, उसे खारिज किया था। वही ड्वाइट वाल्डो चेयर कर रहे थे फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस को। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, 1913 से 2000, ये उनका एक टाइम लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो ये फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, इसके आयोजन के बेसिकली दो पर्पस थे। दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उद्देश्य दोनों आप जान रहे हैं। एक उद्देश्य था मौजूदा सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता। तो हम इसी इशू की बात कर रहे हैं कि 1960 के दशक में कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई, परंपरागत प्रशासन इनके समाधान में सफल नहीं हुआ, और तब उसी लिए हमने ये सारे कॉन्फ्रेंस बुलाए। तो फर्स्ट मिन्नोब्रुक का भी पर्पस वही था कि हम कैसे लोक प्रशासन को रेलिवेंस, उसकी यूटिलिटी को सुनिश्चित करें, उसी के लिए हमें डिस्कशन करने थे। और दूसरा भी आप देख रहे हैं पीछे कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु पर यंग स्कॉलर्स या युवा विचारकों के विचार जानना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो स्कॉलर्स, जो थिंकर आए हैं, वो 50 प्लस के हैं, कई सारे तो 70 प्लस के एज वाइज। अब यहां हमारा पर्पस था कि हम थोड़ा सा यंग स्कॉलर्स को बुलाएंगे। फर्स्ट मिन्नोब्रुक में हमने 35, 40 इस एज ग्रुप के स्कॉलर्स को इनवाइट किया कि आप लोग आइए, थोड़ा आपकी राय भी जान ली जाए कि पब्लिक एडमिशन में क्या चेंज होने चाहिए। तो जो नए नए रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, 30, 35, 40 साल, उस एज ग्रुप के विद्वानों को हमने बुलाया। चेयर ड्वाइट वाल्डो, अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो के द्वारा की गई। इसी सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे, फ्रैंक मैरनी एक विद्वान थे, स्कॉलर, जो इस फर्स्ट मिन्नोब्रुक के पार्टिसिपेंट भी थे। 1971 में उनकी एक पुस्तक आई, जिसमें फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के जो जितने चर्चा के मुद्दे थे, निष्कर्ष थे, उन सबको कंपाइल किया गया था। नाम था उस किताब का टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। यहां देखेंगे स्क्रीन पे आप, तो यहां वो आपको देखिए दिख रही है किताब का कवर पेज, यहां लगाया हमने, टुवर्ड या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, एडिटेड बाय फ्रैंक मैरनी। 1971 में ये
बुक पब्लिश हुई फ्रैंक मैरनी की। फर्स्ट मिनोवरोक के निष्कर्ष थे, चर्चा के मुद्दे थे, जितने स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे वो सब थे। और वहीं से जब जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई, यहीं से हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मान ली। नवीन लोक प्रशासन का जन्म हो गया यहीं से। तो ये इसका हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मानते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब मुद्दा है कि नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था, क्यों इसे हमने नवीन लोक प्रशासन कहा है। नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था? तो नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य और नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, इनकी हम यहां बात करेंगे आपसे और देखेंगे इसमें कि नवीन क्या था, क्यों हमने इस कॉन्सेप्ट का नाम नवीन लोक प्रशासन रखा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य तय किए गए। 4 लिखे हैं यहां स्क्रीन पे उद्देश्य। प्रासंगिकता, रेलिवेंस, मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन, सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी, और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ये 4 उद्देश्य तय किए गए थे नवीन लोक प्रशासन के। याद रखना है 4 ही थे, फिक्स थे 4, और यही 4: रेलिवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन, सोशल इक्विटी, सोशल चेंज। प्रासंगिकता का मतलब क्या? आप देख रहे हैं 1960 का दशक है, डिकेड ऑफ 1960। अमेरिका में कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसी। परंपरागत प्रशासन उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। हमें अब लोक प्रशासन को अपडेट बनाना है, कुछ उसमें चेंज करने हैं ताकि उसकी यूटिलिटी, उसकी रेलिवेंस बनी रहे। तो पहला उद्देश्य वही है कि परिवर्तित परिस्थितियों में लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाइए। दूसरा, वैल्यू ओरिएंटेशन या मूल्य उन्मुखता। तो हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन ने विल्सन के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का जो कॉन्सेप्ट था उसे खारिज कर दिया। नवीन लोक प्रशासन ने कहा कि अब का जो माहौल है, राजनीति अलग और प्रशासन अलग, ये विचार नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति नीति का निर्माण करती है, लेकिन उसमें हमें प्रशासन के सहयोग की, उसकी एडवाइस की जरूरत होती है। प्रशासन जब क्रियान्वयन करता है तो राजनीति कंट्रोल करती है उसे। तो इन दोनों को हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि जब प्रशासन नीति निर्माण में भूमिका निभाएगा तो फिर वो मूल्यों की भी बात जरूर करेगा। हम किसी भी पॉलिसी का निर्माण बिना मूल्यों के, बिना पसंद नापसंद के कर ही नहीं सकते। हमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करना है तो समानता लानी है समाज में, असमानता दूर करनी है हमें, मतलब वेलफेयर स्टेट। और समानता लाने के लिए हमें बदलना पड़ेगा समाज को, उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जो पुरानी रूढ़ियां, मान्यताएं, रीति रिवाज हैं उनको बदलना पड़ेगा, लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। तो सोशल चेंज, बिना चेंज के इक्वलिटी नहीं आएगी, बिना चेंज के डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो ये 4 उद्देश्य तय कर दिए गए नवीन लोक प्रशासन के। एक और महत्वपूर्ण विद्वान हैं रॉबर्ट गोलम्बस्की। ये पानी या है रॉबर्ट गोलम्बस्की। उन्होंने 3 विरोधी लक्ष्य या 3 एंटी गोल्स की बात की है नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में। 3 विरोधी लक्ष्य या 3 एंटी गोल्स। इन्होंने कहा कि नवीन लोक प्रशासन के 3 विरोधी लक्ष्य थे, एंटी गोल्स। विरोधी लक्ष्य मतलब क्या? परंपरागत लोक प्रशासन में जो बातें थी उनका एंटी, उनका विरोधी। 3 बातें इसने कही। क्या? एक प्रत्यक्षवाद विरोधी, दूसरा तकनीक विरोधी और तीसरा नौकरशाही विरोधी। प्रत्यक्षवाद मतलब एंटी पॉजिटिविस्ट, तकनीक मतलब एंटी टेक्निक्स और एंटी ब्यूरोक्रेसी, एंटी हायरार्की, पथ सोपान विरोधी। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और तीनों का जो बेसिक सेंस है वो ये है कि जो परंपरागत लोक प्रशासन था वो नियमों पे जोर देता था, वो नियम कानून सिद्धांतों की बात करता था, वो तथ्यों की बात करता था, वो मशीनी दृष्टिकोण की बात करता था, वो पथ सोपान जैसे नियमों की बात करता था और ये उनका विरोध कर रहा था, उनकी आलोचना कर रहा था। प्रत्यक्षवाद तथ्य क्या है, नियम कानून क्या है, हम उनको मानेंगे। मूल्य क्या, पसंद नापसंद क्या, राजनीति के मूल्यों से दूर रहेंगे। ये परंपरागत का कहना था। नवीन लोक प्रशासन ने कहा कि नहीं, मूल्य चाहिए हमें, समानता चाहिए हमें, परिवर्तन चाहिए हमें, संवेदनाएं चाहिए हमें, फीलिंग्स चाहिए हमें, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच चाहिए हमें। दूसरा भी वहीं से जुड़ा हुआ, तकनीकी बात। तकनीकें, पोस्ट कॉर, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं, यहाँ फीलिंग्स, भावनाएं। बेवर की नौकरशाही पे बेस था परंपरागत लोक प्रशासन, उसमें पथ सोपान था, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड थी। ये कह रहा है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, ह्यूमैनिटी हो, मानवीय भावना हो। बिना इसके हम लोक प्रशासन को प्रासंगिक नहीं बना पाएंगे। तो ये एंटी गोल्स कहे जाते हैं या विरोधी लक्ष्य, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गोलम्बस्की। देखिए आप, ये सारी बातें नई हैं। कंपैरिजन ही किया जा रहा है कि परंपरागत में क्या था, नियम कानून, तथ्य, मशीनी दृष्टिकोण, और ये अब क्या कह रहा है, मूल्य, समानता, परिवर्तन, भावनाएं। तो नई बातें हैं ये, परंपरागत प्रशासन नहीं करता था इन सब बातों को। और प्लस उद्देश्य, इसकी विशेषताएं देखिए, कुछ 8-9 विशेषताएं यहां स्क्रीन पे आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहली विशेषता है ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट ओरिएंटेशन। ग्राहक उन्मुखता या क्लाइंट ओरिएंटेशन का मतलब है यहां जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। जनता को क्या चाहिए है वो जानो, उसके अकॉर्डिंग उसे वस्तुएं सेवाएं प्रदान करो और उसे सेटिस्फाई भी करो। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ये। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए, हम किसी दुकानदार, किसी कंपनी, कोई वस्तु सामान खरीदने जाते हैं, कोई सर्विस लेने जाते हैं, दुकानदार से, सर्विस प्रोवाइडर से वो वस्तु या सेवा लेते हैं, बदले में उसकी जो कॉस्ट होती है वो हम उसे पे कर देते हैं। कुछ बार्गेन हुआ तो अच्छी बात, अदरवाइज जो दुकानदार डिमांड करता है वो हम पे करते हैं। तो फिर वहां उसकी ये एक मोरल ड्यूटी भी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चूंकि उसने हमसे पूरी कॉस्ट ली है, हमने उसे कॉस्ट पे की है, तो बदले में जो हमने उसके सामने डिमांड रखी थी वो पूरा करे, क्योंकि हमने उसकी डिमांड पूरी की है।
हमने जो वस्तु मांगी, जिस कंपनी की मांगी, जिस क्वालिटी की मांगी, जिस स्टैंडर्ड की मांगी, ये उस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि हमें वो प्रोवाइड करे, क्योंकि बदले में उसने जो कीमत मांगी थी हमने वो उसे दी, तो वो हमें सेटिस्फाई करे, हमारी डिमांड को फुलफिल करे। इसे हम कहते हैं क्लाइंट ओरिएंटेशन, ग्राहक उन्मुखता। कहा गया कि लोक प्रशासन को भी अपने अंदर ये एटीट्यूड, ये कल्चर लाना पड़ेगा, जनता को वो ग्राहक समझना पड़ेगा, ग्राहक के सेंस में कि हम उससे सेटिस्फाई करें। क्यों? तो कहा गया कि जनता भी तो लोक प्रशासन से जो वस्तुएं सेवाएं लेती है उसकी कॉस्ट पे करती है। बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली पे नहीं करते, इनडायरेक्टली पे करते हैं। भाई पुलिस से हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखती है, एफआईआर लिखवानी है तो कोई उसका एमआरपी नहीं है, कोई एक कॉस्ट नहीं है कि इतना पैसा देंगे तो एफआईआर लिखी जाएगी या पुलिस एक्शन लेगी, फ्री है वो। लेकिन पुलिस वालों को जो सैलरी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? जो हमने सरकार को टैक्स दिया है। तो पे तो किया ही है हमने, बस यहां डायरेक्टली पे नहीं किया, इनडायरेक्टली पे किया है। तो फिर पुलिस की ड्यूटी है कि वो हमें सेटिस्फाई करे, हमें क्वालिटी की वस्तु सेवा प्रोवाइड करे, या शिक्षा की या स्वास्थ्य की या और जितने सरकार के डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो हमें सेटिस्फाई करें, क्योंकि हम पे तो कर ही रहे हैं, हम यहां टैक्स के रूप में पे करते हैं, बस अंतर इतना है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। चूंकि अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक समानता, सामाजिक परिवर्तन की, वेलफेयर की, इस काम को करने के लिए हम प्रशासन को पावर भी देंगे, पैसा भी देंगे, रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उसके अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें तय करनी पड़ेगी, ताकि प्रशासन अपनी पावर का, अपने पैसे का दुरुपयोग ना करे। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी तो पीछे भी हम देखिए बात कर रहे हैं आपसे कई बार कि अब हमें नियम कानूनों को लचीला बनाना पड़ेगा, हमें अब संवेदनाओं की, हमें मूल्यों की जरूरत होगी। आदमी मर रहा है, अब हम कहीं नहीं, पहले एफआईआर लिखवाओ, हमें एफआईआर की कॉपी ला के दो, तब हम इलाज करेंगे, हाथ लगाएंगे, बेचारे को टाइम पे इलाज नहीं मिलने से मर जाएगा वो। तो अब वहां नियम का पालन जरूरी है कि वहां इलाज जरूरी है पहले। तो फ्लेक्सिबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, हमें चूंकि अब जनता का कल्याण, विकास करना है, बिना जन भागीदारी के कैसे होगा? लोगों को भागीदार बनाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब तो पता लगेगा कि उनका कल्याण किस बात में है, किस में नहीं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं हमसे। भागीदारी कैसे होगी? तो डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। भागीदारी का एक सबसे परंपरागत तरीका यही है। गांव की जनता दिल्ली नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, दिल्ली को गांव की जनता के बीच तक पहुंचा दीजिए, मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता देख ही रहे आप, हमें अब लोगों का कल्याण करना है, विकास करना है। हमने कहा जब तक दया, करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी जैसी भावनाएं नहीं होंगी, सिविल सर्विस वैल्यूज नहीं होंगे, कैसे आप कल्याण कर पाएंगे? कैसे एक गरीब आदमी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे अगर उसके प्रति आप में भावना नहीं है, संवेदना नहीं है, सहानुभूति नहीं है? तो क्षेत्र की व्यापकता, सो आप फिर अगेन जान रहे हैं कि विल्सन के द्वैत भाव को हमने छोड़ दिया है। अब हम कह रहे हैं कि प्रशासन केवल क्रियान्वयन नहीं करता, बल्कि नीतियों के निर्माण में भी प्रशासन की भूमिका होती है। एटीट्यूडल चेंज या अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूडल चेंज या अभिवृत्ति परिवर्तन, इसका मतलब है कि हम प्रशासकों की सोच को बदलें। हम उन्हें बताएं कि आप जनता के स्वामी नहीं, बल्कि जनता के सेवक बनने जा रहे हैं। आपको जनता के पैसे से जनता का कल्याण करना है, आपको उस पैसे का मिसयूज नहीं करना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना है आपको। आप केवल एक मीन्स, एक माध्यम या जरिया हैं जनता के कल्याण का।
आपको सर्विस करनी है, आपको जॉब नहीं करनी। हमेशा इंटरव्यू हम बताते सिखाते हैं कि भाई आप जॉब करने नहीं जा रहे, आप सर्विस करने जा रहे हैं। नाम ही है सिविल सर्विस, 24/7 ड्यूटी है, और ये आपको अपने मन से करना है। सर्विस है कि ये 10 से 5 वाली प्राइवेट जॉब नहीं है कि बस किसी तरह से खाना पूर्ति की और हो गया। ये सर्विस है। तो जब तक इस तरह का एटीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे हम सिविल सर्वेंट में, तब तक जो हमारे पर्पज हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। और प्लस सामाजिक कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता, सोशल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसका मतलब हम बाद में समझेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी नवीन लोक प्रशासन की। आप पुराने से यहां कंपेयर करके देख सकते हैं कि नया क्या है। पुराने में कभी क्लाइंट ओरिएंटेशन जैसी बातें ही नहीं थी, वो तो पहले से ही हम तय कर रहे थे नियम कानून, और उसके अकॉर्डिंग काम करना था। जनता की अपेक्षाओं को समझने की बात ही नहीं थी। उत्तरदायित्व तो पुराने में भी था, बस कम था क्योंकि काम कम थे, केवल रेगुलेटरी स्टेट था, कम काम कम जिम्मेदारियां थीं। अब बढ़ गई जिम्मेदारियां क्योंकि अब हम वेलफेयर की बातें करने लगे। तब कठोर नियम कानून थे, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था क्योंकि तब मैकेनिकल अप्रोच थी। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ये सब नियम तो खैर आ गए थे उसी समय। फ्यूल गुलिक नई नियम दिए हैं, ये सब तो कुछ मात्रा में ये थी बातें। संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं थी, मैकेनिकल अप्रोच थी। क्षेत्र की व्यापकता बिल्कुल नहीं थी, तब तो हमारा नैरो माइंड था, संकुचित दृष्टिकोण था, केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन। एटीट्यूडल चेंज कभी हमने बात नहीं की है क्योंकि हम तो मशीन मान रहे थे प्रशासन को, तो फिर एटीट्यूड और उसको बदलने की बात ही नहीं थी। तो देख लीजिए आपकी इसमें नया क्या था, क्यों इसको हमने नवीन लोक प्रशासन कहा। तो ये नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य थे, विशेषताएं थीं। क्यों हमने नवीन लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहा वो, लेकिन नवीन लोक प्रशासन की कुछ कमियां रह गई। जो ये कॉन्सेप्ट आया, कुछ इसमें कमियां थी। आलोचनाएं इसकी या कमियां, 4-5 पॉइंट यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन की कमियों के संदर्भ में सबसे बड़ी कमी थी कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया, इसे हम व्यवहार में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। ये एक बुकिश, एक किताबी सिद्धांत बन के रह गया। क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे बेसिकली 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। पहला कारण कि इसे राजनीति विज्ञानियों का सहयोग नहीं मिला। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं किया। ना राजनीति विज्ञानियों ने सपोर्ट किया और ना राजनीतिज्ञों ने, ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ना पॉलिटिशियंस, मतलब ना थ्योरी के लेवल पे सपोर्ट मिला और ना व्यवहार के लेवल पे सपोर्ट मिला। और क्यों सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि इसने संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ दिया, व्यापक दृष्टिकोण की बात की। यह कह रहा है कि राजनेता बिना प्रशासन के सहयोग की नीतियां नहीं बना सकते। क्यों? राजनेता योग्य नहीं है, अनुभवी नहीं है, इस तरह की बातें कह रहा है। और फिर उन्हीं राजनेताओं से कहे कि इस बात पे हमारी मोहर भी लगा दो जो हम कह रहे हैं कि ठीक है। ये बताइए, नेता से जाके हम कहें कि तुम योग्य नहीं हो, अनुभवी नहीं हो, हमारे सहयोग के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो ये हम बात कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा आप लिख के दे दो हमें, इस पे स्टैंप लगा दो अपनी। कोई राजनेता करेगा ऐसा? बहुत सारी बातें जो सही होती हैं लेकिन फिर भी कही नहीं जाती। विल्सन को नहीं थी इतनी अकल, विल्सन नहीं जानते थे ये चीज कि प्रशासन के सहयोग के बिना राजनेता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खुद आगे चल के राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के,
लेकिन अगर विल्सन भी यही बात कहते कि बिना प्रशासन के सहयोग के राजनीति कुछ नहीं कर सकती, राजनीति प्रशासन अलग अलग नहीं है, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट बनता। तो कई बार डिप्लोमेटिक हमें बात करनी पड़ती है, स्ट्रेटजिकली हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ता है कि ताकि हमारा काम भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। अभी हाँ, खुलेआम हम कह रहे हैं कि नहीं, बिना प्रशासन के राजनीति कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर हम नहीं मानते आपकी ये बात, आप कहते रहो, हम नहीं मान रहे ये बात आपकी। चूंकि प्रशासन नीति निर्माण में भूमिका निभाता है, तो फिर अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पॉलिसी मेकिंग भी पढ़ेंगे। अब ये राजनीति विज्ञानियों को क्यों पसंद आएगी बात? आप उनके क्षेत्र में इंटरफियर कर रहे हैं, निर्माण की स्टडी उनका काम है, अब आप कह रहे हैं हम भी करेंगे स्टडी क्योंकि हमारी व्यवहार में भूमिका है। तो देखिए ये बात ना राजनेताओं को समझ में आ रही है, ना राजनीति विज्ञानियों को, क्योंकि आप उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। उन लोगों ने कहा हम नहीं देते आपकी इस विचार को मान्यता, आप कहते रहो, हम नहीं मान रहे इस बात को। तो जब तक उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, कैसे आप इस तरह की बात को इंप्लीमेंट करोगे? नहीं हो पाई लागू ये चीज, केवल किताबों में रह गई ये थ्योरी। और दूसरी कमी क्या रह गई कि इन्होंने ये तो बता दिया कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि हम कैसे करेंगे। दूसरे शब्दों में इन्होंने साध्य तो बता दिए, एंड्स क्या हैं वो तो बता दिए, लेकिन साधन मीन्स क्या होगा उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम समानता लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, कैसे, क्या करोगे आप इसके लिए? हमें प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी बनाना है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आप हमें वो ब्लूप्रिंट, वो आइडिया भी तो बताओ कि कैसे करना है ये काम। एटीट्यूडल चेंज करना है, बड़ी अच्छी बात है, कैसे करोगे? ट्रेनिंग दोगे उसके लिए, या उसके लिए कोई और मशीनरी डेवलप करोगे? कैसे करोगे ये काम, वो भी तो बताना पड़ेगा। समानता लाओगे, परिवर्तन लाओगे, उसके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स कहाँ से जनरेट करोगे, वो ब्लूप्रिंट भी तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। आप देखिए थ्योरी खत्म होने वाली है, कहीं इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं है, बस क्या करना है तो है, लेकिन वो कैसे करना है उसका कोई खाका, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास। तो साध्यों पे बल दिया, साधनों पे नहीं। क्या की बात हुई, कैसे की नहीं। जब कैसे ही नहीं पता आपको तो कैसे करोगे फिर पूरा उसे? तो केवल किताबों में रह गई ये बातें। दूसरी कमी जो उसी से जुड़ी हुई है कि ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी इनकी। भाई जब आप ये बता ही नहीं रहे कि कैसे करेंगे, साधन की, मीन्स की आप बात ही नहीं कर रहे, तो हम तो यही मानेंगे फिर कि साधन पुराना ही रखना चाह रहे हो आप, साधन नए बता रहे हो आप हमें। पुराना साधन है वही बेवर की ब्यूरोक्रेसी, जो इम्पर्सनैलिटी की बात करती है, जो न्यूट्रलिटी की बात करती है, जो हायरार्की की बात करती है, जो फिक्स रूल्स रेगुलेशंस की बात करती है, मतलब जो फ्यूल गुलिक की बातें थी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल वगैरह, वो सब बात करती है वो। और आप अब यहाँ वेलफेयर की बात कर रहे हो ना, आप ब्यूरोक्रेसी का कोई अल्टरनेट हमें बता रहे हो कि हम प्राइवेट कंपनीज को आगे लाएंगे, कि हम एनजीओस को आगे लाएंगे, कि हम सिविल सोसाइटीज को लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई वो आपके पास है ही नहीं कोई खाका। नौकरशाही पर निर्भर हो आप, नौकरशाही की दुनिया भर की कमियां हैं, रेड टेपिज्म, करप्शन से लेके वो सब, कैसे पर्पस सॉल्व होगा? अगली कमी है कि मूल्यों पे आपने इतना ज्यादा जोर दे दिया, हर जगह मूल्य मूल्य की आप बात करने लगे। विल्सन का कहना है कि जब तक प्रशासन राजनीति के मूल्यों से दूर नहीं होगा तब तक कार्यकुशल नहीं होगा। अगर इस बात में 100% सच्चाई ना भी हो तो भी 80% से ज्यादा ये बात तो सच है। अगर प्रशासन भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भावनाएं, पसंद नापसंद, हिंदू मुसलमान करने लगेगा, राजनेता तो करते ही हैं डेमोक्रेसी में वो सब, जनता किसके पास जाएगी? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हमें प्रशासन को कार्यकुशल बनाना है, जनता प्रशासन पर भरोसा कर पाए, हमें ऐसा प्रशासन चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए है, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रशासन अपनी फीलिंग्स को दूर रखे, तभी वो सबके साथ समानता का व्यवहार कर पाएगा, इम्पार्शियल हो पाएगा वो। इन्होंने इतना ज्यादा मूल्यों पे बल दे दिया।
प्लस आप देखिए, जितना ज़्यादा मूल्यों पे बल देंगे आप, उतना आप विज्ञान से दूर होते जाएंगे, क्योंकि फिर आप प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे? विज्ञान होने की जरूरी शर्त है कि मूल्यों से दूर रहिए, और ये तो इतना मूल्यों पे बल दे रहे हैं, तो सिद्धांत विरोधी पक्ष, विज्ञान विरोधी पक्ष, प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बनेगा, कभी हम ऐसे यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल नहीं बना पाएंगे सबके लिए समान हो, क्योंकि वैल्यूज तो बहुत तेजी से बदलते हैं, लोगों के सोच पसंद नापसंद बदलती रहती है लोगों की। और प्लस और एक कमी कि ये कॉन्सेप्ट केवल बात कर रहा है डेवलप कंट्री, स्पेशली यूएस। इससे डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी प्रॉब्लम, उनका परिस्थितियां कोई मतलब नहीं है उससे, केवल डेवलप कंट्री तक सीमित कर दिया है इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसकी कुछ कमियां रह गई। सबसे बड़ी कमी वही थी कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन गया, बुकिस कॉन्सेप्ट, जिसे हम व्यवहार में लागू ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इसकी अगर हम वर्तमान समय में रेलिवेंस की बात करें या यूटिलिटी की, तो बहुत सारी बातें जो आज हम देख सकते हैं लागू होते हुए। कमियां थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हो, हमारे लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज भी इसकी बहुत सारी बातें जो रेलिवेंस, क्या बातें, बहुत सारी तो हम वैसे ही जान रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सारी अभी आगे भी चर्चाएं होंगी। तो देखिए, इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, और आज भी हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल बेस ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट थ्योरी है जो हमेशा हमें उतनी ही जरूरी है कि जैसे ही समय बदले, परिस्थिति बदले, वैसे ही हम भी अपने आप को बदलने, अप टू डेट हो जाए। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट तो चाहिए। हर 20 साल में एक मिनोबर्ग कॉन्फ्रेंस हम इसीलिए करते हैं कि ताकि हम पब्लिक एडमिशन को अप टू डेट कर दें। दूसरा देखिए, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का परित्याग, आज भी पूरी तरह से सही बात है कि बिना प्रशासन के सहयोग के राजनेता नीतियां बना ही नहीं सकते। टेन्योर सिस्टम वगैरह, आजकल इतनी सारी चीजें हैं कि अल्टीमेटली प्रशासक ही नीतियां बनाते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह कॉन्सेप्ट है। आज पब्लिक एडमिशन में पढ़ते हैं हम, पॉलिसी मेकिंग पूरी एक यूनिट पब्लिक पॉलिसी, उसमें कैसे नीतियां बनती हैं हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सारी चीजें आप देख सकते हैं। वैल्यूज चाहिए आज हमें, सिविल सर्विस वैल्यूज की हम तो बात करते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, सारे मूल्य आज हमें प्रशासन में चाहिए है। मशीनी प्रशासन कैसे आज वेलफेयर स्टेट में काम करेगा? वेलफेयर स्टेट है ही लोक कल्याणकारी उद्देश्य, जो नवीन लोक प्रशासन ने कहा। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, सबके लिए सरकार कितने काम कर रही है। क्लाइंट ओरिएंटेशन, अभी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया सेकेंड मिनोबर्ग के बाद, इस बात पे उसने भी बल दिया कि हमें भाई लोगों को क्लाइंट समझ के उनको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, उनको क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। नियम कानूनों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, एलपीजी में हम देखते हैं एल का मतलब ही है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, नियम कानूनों का लचीलापन। जो बात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था, एलपीजी भी देखिए वही कह रहा है। कितने सारे अंग्रेजों के जमाने से जो नियम कानून चले आ रहे थे, हमारी सरकारें धीरे धीरे उनको खत्म कर रही हैं, हटा रही हैं। लेबर रिफॉर्म्स वगैरह आप देखिए, सब कितने पुराने जमाने के नियम कानून कायदे थे, सरकार कम करके उनको कुछ बस कोड बना दे रही है, कुछ संहिताएं बना दे रही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन अगेन देखिए, आज का तो अब जमाना ही है, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, इतने सारे अब तरीके हैं हमारे पास कि हम जनता को प्रशासन में भागीदार बनाएं। डिसेंट्रलाइजेशन, फिर देखिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंचायती राज, नगरीय स्थानीय शासन, म्यूनिसिपलिटीज, हम गांव तक पंचायतों की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें सत्ता सौंप रहे हैं। एटीट्यूडल चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन, ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम ये काम कर रहे हैं। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उनमें चेंज आजकल तो देखिए सिविल सर्विसेज का एक
महत्वपूर्ण टॉपिक ही बन गया, सिलेबस का पार्ट हो गया, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एटीट्यूडल चेंज। बस नवीन लोक प्रशासन ने तरीके नहीं बताए थे, आज हम तरीके भी देख रहे हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से करेंगे। एटीट्यूडल चेंज के क्या क्या तरीके हैं, ट्रेनिंग में हमें क्या करना है, वो सब हम। नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य हम देख रहे हैं सामाजिक कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। आजकल 3 ई पे हम जोर दे रहे हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। नवीन लोक प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, उसने इस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही पर्पस लिए, कुछ उसमें चेंज किया इकोलॉजिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी बातें कहने को हम कर रहे हैं, आलोचना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो केवल थ्योरेटिकल होके रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी बात को किसी भी रूप में लागू नहीं किया। लगभग चीजें किसी ना किसी रूप में तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में, आगे के हमारे व्यवहार में हमें देखने को मिली, लागू हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट फेल था, फेल बिल्कुल नहीं था। हाँ, कुछ कमियां थी, उन कमियों को फर्दर हमने दूर करने की कोशिश भी करी। तो ये था नवीन लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। रोक रहे हैं इसको यहीं। अगला कॉन्सेप्ट अब इसके बाद का ही होगा, डेवलपमेंट, सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और फिर अब उससे कॉन्सेप्ट आएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। फर्स्ट मिन्नोब्रुक से आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सेकेंड मिन्नोब्रुक 88 में, और उससे फिर कॉन्सेप्ट आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अगली क्लास मंडे को। टॉपिक होगा सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो आज मेरी तरफ से इतना ही। कुछ पूछना है, मन में कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कार्यभार को कम करने के लिए कार्यों का ट्रांसफर किसी दूसरे को कर देना। हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है, कुछ हम अपना काम दूसरे को ट्रांसफर कर दें। हाँ हाँ, तो ये संकल्पना तो बहुत विस्तार से डिटेल कर चुके हैं। उस दिन कहाँ थे, सो रहे थे उस दिन क्या, जब ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जब हम रोल बैक ऑफ द स्टेट की क्लास नहीं करी आपने? ये क्लास तो करी है। राज्य जब बताए हैं कि 1980 के दशक में लोक प्रशासन सफल नहीं हुआ तो हमने उसकी भूमिका कम करी, उसके विकल्प के रूप में हमने सरकार की गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ा दी। उदाहरण दिया था MTNL BSNL की जगह ट्राई आ गया, प्राइवेट कंपनियां आ गई बहुत सारी। जी हाँ, तो ये, जी हाँ, तो ये तो पढ़ा है। और नस्तीकरण, फाइलिंग सिस्टम, फाइल में कागज लगाते हैं, उसको फिर पिन से या उससे हम अटैच कर देते हैं, उसको नस्तीकरण कहते हैं उसको। हाँ जी जी, डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, वाटर गेट कांड अमेरिका में करप्शन से जुड़ा हुआ एक मैटर था। आप गूगल कर लीजिए, आप तो ये सब चीजें तो गूगल में आप देख सकते हैं। अमेरिका का करप्शन से जुड़ा हुआ मैटर था वाटर गेट कांड। चलिए यहीं सर्च कर लीजिए, ये तो आप अपने आप भी करते तो।
चलिए देख लीजिए। द वाटरगेट स्कैंडल वाज अ पॉलिटिकल स्कैंडल इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन from 1972 to 1974 that led to Nixon's resignation. बाकी पूरा डिटेल देखिए दिया हुआ है। तो अब तो ये सब चीज़ें तो गूगल हमारे पास भी, चलिए अब तो सुविधा है भाई, हम भी स्मार्ट अब तो हो गए हैं। हम तो खैर पहले से थे स्मार्ट, अब क्लास भी देखिए हम लोगों की स्मार्ट हो गई है। सामने है विकीपीडिया आपके, तो अब तो सब गूगल वगैरह सब हम लोगों के पास भी इजीली अवेलेबल है। आपके तो स्मार्टफोन में है ही सब। तो 72 से 74 अमेरिका में एक स्कैंडल हुआ था, ये पॉलिटिकल स्कैंडल था। ये जो व्हाइट हाउस है, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, उनका रोल भी माना गया था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें रेजिग्नेशन भी देना पड़ा था। बाकी पूरा डिटेल इसमें और दिया हुआ है, तो अब जितना आप जानना चाहेंगे। हिंदी वर्जन भी होगा, अगर हिंदी में आपको पढ़ना है तो हिंदी में भी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, हाँ कुछ और? कुछ और पूछना है किसी को? हम्म हम्म नहीं नहीं, वो नवीन लोक प्रशासन से नहीं हुआ, वो तो अभी हमने बात की है कि वो तो एलपीजी के बात हुआ। नहीं नहीं, ये तो वही बता रहा है, ये एलपीजी के बाद हुआ। उस समय तो वेलफेयर की बातें की हमने, ये चेंज हुआ कि उसके पहले रेगुलेटरी बातें, रेगुलेटरी स्टेट हुआ करता था। वेलफेयर स्टेट हमने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही आ गया था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अब इसने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा अमेरिका में कि हम वेलफेयर करेंगे लोगों का। जी। हम्म दोनों चीजें हैं। वेलफेयर स्टेट तो चल ही रहा है, उसमें सरकार के काम रेगुलेटरी हो रहे हैं। वेलफेयर स्टेट में सरकार के काम रेगुलेटरी हो रहे हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, इरडा, सेवी, ट्राई, एनजीटी। स्टेट वेलफेयर है, सरकार के काम रेगुलेटरी। हम्म चलिए ठीक है, बंद करें। चलिए ठीक है, तो आज रोक रहे हैं, मंडे को मिलेंगे हम लोग। टॉपिक होगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जा सकते हैं आप लोग जी। हाँ, मंडे क्लास के पहले पीडीएफ हम डलवा देंगे। सतवीर आएंगे मंडे को ड्यूटी पर।